मित्रों नमस्कार। इतिहास के पन्नों से के इस 7वें अंक में हम आपका स्वागत करते हैं। पिछले 6 जो एपिसोड थे उसमें आपने जाना कि किस तरह से गांधी जी का भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में पदार्पण हुआ, किस तरह से वे कांग्रेस के निर्णयों में सर्वोपरि होते गए धीरे धीरे, और उन्होंने इसके बाद 2 बड़े आंदोलन चलाए। 2 क्या 3 कह लीजिए। चंपारण सत्याग्रह के बाद में एक असहयोग आंदोलन चलाया, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में आपने जाना, और उसके बाद तीसरा आंदोलन 1942 में आखिरी जो बिल्कुल स्ट्राइक था अंग्रेज़ों के ऊपर, भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट उन्होंने चलाया। और इस आंदोलन से अंग्रेजी साम्राज्यवाद को बहुत बड़ा आघात पहुंचा था। ये सब चीज़ें हमने आपने देखी है पिछले 6 एपिसोडों में। अब हम एंटर कर रहे हैं भारत के आज़ादी के उन क्षणों के बारे में बात करेंगे, या उस युग में एंटर कर रहे हैं जब इंग्लैंड यह घोषित कर देता है अचानक कि वो भारत को आज़ादी देने जा रहा है। कब दे रहा है ये भी घोषणा कर देते हैं वहाँ के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली कि जून 1948 तक हम हर हाल में भारत को आज़ाद कर देंगे। और इसकी तैयारी करने के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए क्लेमेंट एटली जो हैं वो लॉर्ड माउंटबेटन, जो राजशाही परिवार के रिश्ते में लगते थे और नौसेना के एडमिरल थे, रियर एडमिरल थे, और बर्मा जो द्वितीय विश्व युद्ध में बर्मा में युद्ध हुआ था उसको उन्होंने लीड किया था, बड़े कुशल प्रशासक थे, उनको वायसराय नियुक्त करने की घोषणा कर देता है। यहाँ से माउंटबेटन युग शुरू होता है। माउंटबेटन जो है वो 20 मार्च 1947 को भारत के लिए उड़ान भरते हैं। इसके पहले की घटनाएं क्या है, जरा उस पर जरा थोड़ा सा गौर करें। कि सितंबर 1946 में 42 में जब आंदोलन हुआ था भारत छोड़ो, तो ठीक उस आंदोलन के दूसरे दिन गांधी जी गिरफ्तार हो गए थे और आगा खां जेल जो है पूना में थी उसमें उनको रख दिया गया था, और वहीं उनकी पत्नी की मृत्यु हुई थी, कस्तूरबा की। और वे खुद भी बहुत गंभीर बीमार पड़े थे, उन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दी थी। और उस समय, जिससे मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया है कि विंस्टन चर्चिल इंग्लैंड का प्रधानमंत्री हुआ करता था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। द्वितीय विश्व युद्ध में जो था इंग्लैंड था विजयी हुआ, लेकिन बर्बाद हो चुका था, आर्थिक स्थिति उसकी चौपट हो गई थी, और शायद इसी आक्रोश के चलते विंस्टन चर्चिल चुनाव हार गए थे और क्लेमेंट एटली वहाँ के प्रधानमंत्री बने थे। लेबर पार्टी थी और एक कंजर्वेटिव थे। 2 धड़े थे, आज भी चलते हैं इंग्लैंड में। कंजर्वेटिव वो लोग हैं जो पुराने तौर तरीके और साम्राज्यवाद पे भरोसा करते थे, और लेबर पार्टी वो पार्टी है जो थोड़ी सी समाजवाद की ओर झुकाव रखती थी। तो क्लेमेंट एटली उसके प्रधानमंत्री बन जाते हैं। भारत में क्या घटा उस दौर में, लॉर्ड वेवेल यहाँ के वो थे वायसराय उस समय। उनको कहा गया कि भाई ये सत्ता हस्तांतरण करना है और कैसे भी करके इसको आगे बढ़ाना है मामले को। लेकिन वेवेल जो थे वो इतने सिद्धहस्त और कुशल बातचीत करने में इतने कुशल नहीं थे, साथ ही वो साम्राज्यवादी तौर तरीके और अपने जिसको कहते हैं ना कि वायसराय के घमंड में थे, और इस कारण से कोई बर्फ़ नहीं पिघल रही थी दोनों के बीच में। इसी दौर में क्या हुआ, 1929 में पहली बार पाकिस्तान की मांग रखी गई थी मुस्लिम लीग द्वारा। अल्लामा इकबाल इसके प्रमुख नरेटर थे, और मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के बड़े नेता हो गए थे। तो वो एक अलग राग अलाप रहे थे कि हमको भारत में नहीं रहना है, हमें अब हमारा पाकिस्तान चाहिए, मुस्लिम लोगों के लिए एक वतन चाहिए। ये एक दुविधा थी। कांग्रेस भी आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रही थी, तो अंग्रेज़ों की दुविधा थी कि किस तरह से सत्ता का हस्तांतरण किया जाए। कुछ इसी पृष्ठभूमि में लॉर्ड माउंटबेटन को बुलाया जाता है क्लेमेंट एटली द्वारा, और उनसे कहा जाता है कि भाई ये इस भारत में हमें नहीं रहना है, ब्रिटेन को किसी भी तरह से बिना किसी खून खराबे के या ऐसी कोशिश हो कि स्मूथली ट्रांसफ़र हो जाए पावर का। ये उद्देश्य लेकर के माउंटबेटन अपनी पत्नी एडविना माउंटबेटन और पामेला माउंटबेटन की बेटी थी, उनके साथ में भारत आते हैं।
भारत में जो उस समय घट रहा था वो ये था कि सितंबर 1946 में कैबिनेट मिशन योजना बनाई थी लॉर्ड वेबल के समय में। उसके तहत अंतरिम सरकारें गठित हो चुकी थी। उस अंतरिम सरकार के मुखिया जो थे वो नेहरू बन गए थे कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस चाहती थी कि यदि विभाजन जरूरी हो तो आज़ादी के बाद हो, जबकि मुस्लिम लीग और मोहम्मद अली जिन्ना चाहते थे कि पहले विभाजन हो और फिर आज़ादी मिले। देखिए, दो बुनियादी अंतर थे दोनों में। जिन्ना ने इसी दौर में जब उसको लगा, जिन्ना मोहम्मद अली जिन्ना को, कि उनकी इच्छा पूरी नहीं हो रही है, तो उन्होंने धमकी दी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को कि लेकर रहेंगे पाकिस्तान, लड़के लेंगे पाकिस्तान। कुछ इस तरह की बात उन्होंने करी। उस दौर की थोड़ी सी हम प्रशासनिक बनावट के बारे में यदि बात करें तो 1946 में आते आते एक बहुत ही ब्रिटिश साम्राज्यवाद का जो ढांचा, जिसको सुरक्षा करने की जिम्मेदारी थी, वो थी इंडियन सिविल सर्विस। इंडियन सिविल सर्विस वही सिविल सर्विस है जो बाद में आज भारत में इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के रूप में जानी जाती है, आईएएस। तो उसमें वही लोग चुने जाते थे, रॉयल फैमिली के अधिकतर, जो साम्राज्यवाद के समर्थक होते थे, और उनके कंधे पर जिम्मेदारी होती थी कि वे ब्रिटिश साम्राज्य की हर हाल में सुरक्षा करें। लेकिन जब 1946 के आते आते भारत में एक नए मध्य वर्ग का उदय हुआ था। कुछ ऐसे लोग इस सर्विस में आ गए जो रॉयल फैमिली के नहीं थे, लेकिन अच्छे पढ़े लिखे और अंग्रेज़ों के प्रति वफादार तो थे ही, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस था उसमें। तो 46 के आते आते हुआ यह था कि आधे अंग्रेज अफसर भारत आना नहीं चाहते थे। यहाँ की अराजकता को देख करके अंग्रेज लोग आईसीएस बन के, तो यहीं के लोगों को उन्होंने भर्ती किया, और वो एक ऐसा संतुलन बन गया कि 50-50 हो गया। मतलब उस समय के आंकड़े की बात करें तो 587 ब्रिटिश ऑफिसर थे और 510 भारतीय मूल के लोग थे जो आईसीएस के पद पर बैठे हुए थे। और ये सब वो लोग थे भारत के जिनमें अधिकांश जमींदार वर्ग से नहीं आते थे। जो फ्यूडलिज्म था उसके लोग नहीं थे, ये दूसरे लोग थे। अब 1945 तक मैंने जैसे आपको बताया कि ब्रिटेन जो था वो सेकंड वर्ल्ड वार में थक गया था। आर्थिक मंदी और मुद्रा स्फीति के कारण मुश्किलें वहाँ बढ़ रही थी। सत्ता परिवर्तन होता है। विंस्टन चर्चिल तो कभी नहीं चाहते थे कि भारत को आज़ादी मिले, और उन्होंने यहाँ तक कहा था, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो रहे थे सेकंड वर्ल्ड वार में, कि भारत को आज़ादी देंगे तो ये थोड़े दिनों में छिन्न भिन्न होकर बिखर जाएगा, टूट जाएगा। यहाँ के लोगों को शासन चलाना नहीं आता। इसी समय 1946 में मैं बात कर रहा हूँ कि भारत आज़ादी की तरफ क्यों बढ़ा, और क्यों क्लीमेंट एटली ने कहा कि हम इनको जून 1948 तक भारत छोड़ के चले जाएंगे, आज़ाद कर देंगे। 1946 में नेवी और एयरफोर्स में कुछ भारतीय अफसरों ने अपने कमांडरों का हुक्म मानने से इनकार कर दिया। 1942 में गांधी जी ने और कांग्रेस ने आह्वान किया था कि सरकारी नौकरी तो नहीं छोड़ना है, लेकिन सरकारी ऐसे फरमानों की हुक्म करना है जो अपने भारतीय लोगों या अपने ही लोगों पर गोली चलाने के आदेश दें या उनके दमन करने के निर्देश दें, तो ऐसे निर्देशों को नहीं मानना है। और इसी के आधार पे थोड़ा सा नेवी और एयरफोर्स में किसी बात को विवाद हुआ, ठीक वैसे जैसे 1857 हुआ था वैसे ही विद्रोह यहाँ हुआ, लेकिन उसको दबा दिया गया। प्रतीकात्मक था, लेकिन इसका प्रभाव पड़ा। अब जिन्ना जो है वो भिड़े हुए थे कि पाकिस्तान उन्हें चाहिए ही चाहिए। तो उन्होंने क्या करा कि 16 अगस्त 1946 को एक ऐसी घोषणा करी जिससे पूरा देश खून से रंग गया। उन्होंने कहा कि हम भारत पाकिस्तान किसी भी कीमत पर लेंगे भारत से, और अपने लोगों को, अपने समुदाय के लोगों को कहा कि 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष दिवस की कार्रवाई की जाए। डायरेक्ट एक्शन डे कहा गया उसको। और डायरेक्ट एक्शन डे क्या था? वो उतना ही था कि आपको दंगा फसाद करना है, लोगों को रक्त रंजित करना है। तो इसका सर्वाधिक प्रभाव पड़ा कलकत्ता में। एक सोहरावर्दी करके उनका अनुयायी था जिन्ना का, जो बाद में पाकिस्तान नहीं गया, लेकिन उसने यहाँ नेतृत्व किया, और लगभग 5 से 10 हज़ार लोग, हिंदू लोगों की हत्याएं हुई वहाँ पर। इन हत्याओं से और इतना लहू बहने से ब्रिटिश जो थे
प्रधानमंत्री और ब्रिटिश यहाँ के वायसराय वगैरह घबरा गए और उन्होंने ये तय कर लिया कि भारत को किसी न किसी स्थिति में यहाँ नहीं रहना है, छोड़ना है उन्हें। जैसे मैंने आपको बताया कि क्लेमेंट एटली की घोषणा के बाद 20 मार्च 1947 को माउंटबेटन वायसराय नियुक्त कर दिए गए भारत के, और वे भारत के लिए उड़ चले वहाँ से। वे ये समझिए कि 1948 तक भारत में रहे। जून 1948 तक उन्होंने दो भूमिकाएं निभाई। 15 अगस्त 1947 तक तो वे वायसराय थे और 15 अगस्त के बाद स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने, और वे इस पद पर, गवर्नर जनरल के पद पर, जून 1948 तक रहे। तो ये लंबी भूमिका उन्होंने ली, लेकिन विभाजन के पहले का बहुत ही थोड़ा सा कालखंड था उनका, और शीघ्रता उन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन ने ही, जो क्लेमेंट एटली ने कहा था ना कि जून 1948 तक हम छोड़ कर चले जाएंगे, तो उन्होंने जो थी आज़ादी की तारीख 48 से लेके पहले 1 साल पहले खींच दी। 9 माह पहले उन्होंने भारत को आज़ाद करने की ठान ली 15 अगस्त को, और इस काम को बखूबी पूरा भी किया। अब देखिए, लॉर्ड माउंटबेटन यहाँ आने के बाद क्या हुआ, भारतीय नेताओं से मेल जोल बढ़ाया उन्होंने, लगातार बैठकें की, और उनकी ये समझ में आ गया था कि आज़ादी को अब ज़्यादा लंबा खींचना नहीं, इसको 48 तक नहीं ले जाना है, 47 में ही इसका काम, मतलब इस कार्य को ख़त्म करना है। तो उन्होंने गांधी, नेहरू, जिन्ना, पटेल, जो बड़े नेता थे कांग्रेस के, उनसे लगातार मेल जोल शुरू किया, बातचीत शुरू की, और ये स्वरूप तय करने के लिए वे जुट गए कि किस तरह से भारत को आज़ादी देना है। महात्मा गांधी बिल्कुल नहीं चाहते थे कि देश का विभाजन हो। उनका मत था कि चाहे सत्ता जिन्ना की मुस्लिम लीग को हस्तांतरित करना पड़े तो कर दीजिए, लेकिन विभाजन मत करिए। साफ शब्दों में उन्होंने माउंटबेटन को यह बात कह दी थी। दूसरी तरफ नेहरू, पटेल और अन्य पूरी कांग्रेस के ये लोग नहीं चाहते थे कि जिन्ना को या जिन्ना के आगे समर्पण किया जाए और सत्ता मुस्लिम लीग को दे दी जाए। ये बड़ा कशमकश चल ही रहा था। दूसरी तरफ जिन्ना हर हाल में पाकिस्तान चाहते थे, टस से मस नहीं हो रहे थे। खूब समझाने की कोशिश करी उन्होंने, माउंटबेटन ने, मोहम्मद अली जिन्ना को, लेकिन वे विभाजन को ही स्वाभाविक हल मानते थे। बड़ी हिंदू आबादी होने के बाद भी जिन्ना बंगाल और पंजाब को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे। ये एक और पेच फंसाया उन्होंने कि बिना पंजाब और बंगाल के पाकिस्तान तो चाहिए, लेकिन पूरा बंगाल चाहिए और पूरा पंजाब चाहिए, और बिना इन दोनों प्रदेश के जो पाकिस्तान यदि आप देंगे भी तो वो दिमक लगा हुआ पाकिस्तान होगा। ये शब्द कहे थे उन्होंने। जिन्ना जो इस्लामिक राज्य पाने के लिए हिंदुस्तान के बंटवारे पर अड़े थे, और उन्हीं की दलील पर माउंटबेटन ने बहुसंख्यक हिंदू राज्य पंजाब और बंगाल का बंटवारा करने पर विचार किया। माउंटबेटन की जो लगातार चर्चाएं हो रही थी जिन्ना से, नेहरू से, पटेल से, वे किसी नतीजे पर पहुंचने की स्थिति में नहीं पहुंच जा पा रहे थे। जिन्ना अपनी जिद पर लगातार अड़े थे, और 10 अप्रैल 1947 मार्च में आए थे यहाँ पर माउंटबेटन। तो सारी चर्चाओं के बाद वे इस नतीजे पर पहुंच गए थे कि अब जिन्ना मानने वाले हैं नहीं और नहीं मानेंगे तो देश में हिंसा फैल जाएगी और भारी मात्रा में तादाद में दंगे होंगे। ये जो वल्नरेबिलिटी थी, या कहना चाहिए न्यूशंस पावर थे जिन्ना के, उससे माउंटबेटन थोड़े से डर गए कि इसको आगे बिना विभाजन के कोई हल निकलेगा नहीं। 10 अप्रैल को 1947 को माउंटबेटन ने लगभग ये तय कर लिया कि जिन्ना को पाकिस्तान देना ही पड़ेगा। भारत का विभाजन ही इस देश में शांति का एक रास्ता है, ये उन्होंने जजमेंट लगा लिया। लगातार 2 महीने तक नेताओं से माथापच्ची करने के बाद माउंटबेटन थक गए थे, तो उन्होंने अवकाश लेने का सोचा, और वे मई 1947 में शिमला चले गए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेताओं से लगातार उनकी बातचीत हो रही थी।
शिमला पहुंच गए। शिमला एक ऐसी जगह थी, ठंडी जगह गर्मी में, जिसको अंग्रेज़ों ने बसाया था। बिल्कुल एक अंग्रेज़ कॉलोनी की तरह बनाई थी उसको उन जगह को उन्होंने, आज भी उसी स्वरूप में है वो। शिमला जाने से पहले कुछ तय कर लिया था माउंटबेटन ने, और उन्होंने घोषणा कर दी थी कि जब वे लौटेंगे 17 मई 1947 को वापस दिल्ली में, तो दिल्ली में लौटते ही वे अपनी योजना रख देंगे उनके सामने दोनों नेताओं के सामने, मुस्लिम लीग के जिन्ना लियाकत अली और इधर कांग्रेस के लोगों के सामने। एक योजना बनाकर उन्होंने इंग्लैंड भेज दी लॉर्ड माउंटबेटन ने, और इस आशा के साथ भेजी थी कि ये योजना क्लेमेंट एटली और वहाँ की संसद पारित कर दे, और पारित करने के बाद उन्हें आश्वासन दिया था कि इस योजना को दोनों ही दल मान लेंगे, कांग्रेस भी मान लेगी और जिन्ना भी मान लेगी। ये उनका एक गट फीलिंग थी माउंटबेटन की। और इस योजना में क्या था, आपको जानकर का आश्चर्य होगा कि माउंटबेटन ने यह मन बना लिया था कि भारत को 2 नहीं 3 भागों में बांटा जाएगा। इसमें चूँकि बंगाल और जो पंजाब हैं, वो दोनों में हिंदू बहुल जनसंख्या थी, तो उन्होंने कहा कि पंजाब तो भारत को दे दिया जाए, लेकिन बंगाल जो है वो एक पृथक देश बना लिया जाए। इस तरह से भारत, पाकिस्तान और बंगाल, जो पूरा बंगाल है, आज बांग्लादेश और वर्तमान हमारे पास पश्चिम बंगाल है, इनको मिला के एक देश बनाने के बारे में उन्होंने विचार कर लिया था। और ये विचार उन्हें कैसे आया था, लोगों से चर्चा करते करते, और ये बंगाल के एक सोहरावर्दी करके नेता थे, उन्होंने ये आइडिया दिया था उनको, माउंटबेटन को, और ये आइडिया उन्हें काफ़ी पसंद भी आया था। माउंटबेटन जब शिमला गए तो उन्होंने उनसे जवाहरलाल नेहरू की मित्रता हो गई थी, और जवाहरलाल नेहरू की मित्रता उनकी पत्नी एडमिना माउंटबेटन से भी हो गई थी। इसके बारे में कोई विस्तार से बाद में किसी एपिसोड में बात करेंगे। तो उन्होंने तैयार कर लिया था नेहरू को कि वो उनके साथ जाएंगे और वहीं रुकेंगे उनके साथ ही जहाँ वे रुके हुए हैं, ताकि और कुछ लगे उनको तो बात कर लें वो। और इसका फ़ायदा भी मिला। कैसे मिला कि जब माउंटबेटन ने योजना भेज दी तो उनके मन में आशंका हुई कि शायद इसको कांग्रेस के लोग किस रूप में लेंगे। पहले तो विभाजन ही नहीं चाहते थे महात्मा गांधी, दूसरे नेता जैसे तैसे तैयार हुए, तो क्या वे एक देश को 3 भागों में बांटने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो उन्होंने एक चांस लिया कि क्यों ना नेहरू से बात की जाए और ये योजना इंग्लैंड भेजी है, उसके पहले इनको दिखा दिया जाए। जब उन्होंने माउंटबेटन ने अपने सहयोगी को भी ले गए थे, उनसे इस समय में बात करी, तो उन्होंने मना किया कि चूँकि ये क्राउन को भेजी गई है, क्राउन यानी कि ब्रिटिश एम्पायर के राजा को या प्रधानमंत्री को भेजी गई है योजना, तो उसके पहले लीक नहीं करना चाहिए। लेकिन डिकी यानी कि माउंटबेटन को डिकी के उपनाम से भी जाना जाता था, उन्होंने तय किया कि नहीं, इसके बारे में मैं योजना नेहरू से शेयर करूँगा। नेहरू वहीं ठहरे हुए थे। माउंटबेटन ने शाम को नेहरू को अपने कक्ष में बुलाया और उनसे कहा कि देखो, एक योजना मैंने भेजी है, इसको ज़रा तुम पढ़ो और इस पढ़ के अपनी प्रतिक्रिया देना, तो थोड़ा एक अंदाज़ा लगेगा। और बोले अपने कक्ष में जाकर पढ़ना, यहाँ मत पढ़ो, बंटवारे का ड्राफ्ट है ये। नेहरू वो लेकर फाइल लेके अपने कक्ष में चले गए, इत्मीनान से पढ़ने लगे। पढ़ते पढ़ते उनके हाथ पैर सुन्न पड़ गए, एकदम आग बबूला हो गए, तमतमा गए। और नेहरू अपने कक्ष से बाहर निकले। उनका एक सहयोगी थे नेहरू के, V.K. कृष्ण मेनन। देखिए, भारतीय आज़ादी में 2 मेनन लोगों का बड़ा हाथ है, एक V.K. कृष्ण मेनन और एक B.P. मेनन थे। B.P. मेनन जो थे वो इनके माउंटबेटन के खास सहयोगी के रूप में शीर्ष स्टाफ था उनका पर्सनल, और कृष्ण मेनन भी उसी में शामिल थे। लेकिन V.P. मेनन ज़्यादा ऊंचे ओहदे पे थे। पर कृष्ण मेनन की जो थी वो नेहरू जी से अच्छी दोस्ती थी, और V.P. मेनन की सरदार पटेल के साथ मित्रता थी, लेकिन दोनों ही काम करते थे। तो वहाँ पर कृष्ण मेनन थे, तो एकदम गुस्से में गए नेहरू कृष्ण मेनन के कक्ष में, बेडरूम में, और वो जो फाइल थी वो उसके बिस्तर पर फेंक दी उन्होंने। और उन्होंने कहा कि सारा खेल खत्म हो गया,
तो इतने नाराज़ हुए कि ये तो क्या हुआ, अनर्थ हो रहा है। अगले दिन जब उन्होंने पूरी योजना पढ़ ली तो अगले दिन पत्र लिख करके, वहीं एक ही कक्ष उसमें ठहरे थे, एक ही भवन में, लेकिन फिर भी वहाँ भी लेटर लिखा उन्होंने, मिल के उन्होंने, वायसराय बहुत बड़ी चीज़ होती थी तो नाराज़गी कैसे व्यक्त करते हैं उनसे उस समय। तो नेहरू ने माउंटबेटन को एक पत्र लिखा जिसमें तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करी और कहा कि ये नामंजूर होगी ये योजना, हम इसका विरोध करेंगे, कांग्रेस को कभी पास नहीं करेगी। माउंटबेटन नेहरू को अपना मित्र मानने लगे थे, लेकिन ये उन्हें लगा कि ये कहीं भूल हो गई उनसे, और मित्र की जो प्रतिक्रिया हुई वो एक बम के धमाके से कम नहीं थी। अब लोग कहते हैं ना, देखिए यहाँ इतिहास के पन्ने में कितनी मिस्ट्री अनफोल्ड होती है। लोग कहते हैं कि नेहरू माउंटबेटन के प्रभाव में थे, उनकी पत्नी के प्रभाव में थे, और भारत के विभाजन को उन्होंने स्वीकार इसीलिए किया कि एडविना का उनके ऊपर असर था। लेकिन इस घटना से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने देशभक्त और कमिटेड थे भारत की स्वतंत्रता को लेकर के। चाहते तो वो इस ड्राफ्ट को मंजूर कर लेते माउंटबेटन को खुश करने के लिए, लेकिन उन्होंने इसका कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की, बिल्कुल नहीं माना। उनको लगा कि हम इसका विरोध करेंगे और कांग्रेस विरोध करेगी। माउंटबेटन घबरा गए। माउंटबेटन ने तभी ठीक उसी समय अपने सहयोगी या असिस्टेंट बीपी मेनन को बुलाया, कृष्ण मेनन नहीं, बीपी मेनन को बुलाया और उनसे कहा कि 2 घंटे के अंदर जो मेरी योजना बिखर गई है ताश के पत्तों की तरह, उसको सुधारो और फिर से एक नई ड्राफ्ट तैयार करो। माउंटबेटन बिगड़ी हुई स्थिति सुधारने के लिए बीपी मेनन का सहारा लिया। वो आप यकीन नहीं करेंगे, बीपी मेनन ने 3 घंटे में वो ड्राफ्ट तैयार कर दिया जो बाद में भारत के विभाजन का आधार बना। अगले अंक में मित्रों, अब माउंटबेटन ने किस तरह से जिन्ना को मनाया इस योजना को लागू करने के लिए, और विभाजन की प्रक्रिया को कैसे आगे बढ़ाया। बड़ी ही रोचक कहानी है आज़ादी की। ये आज़ादी के वो पल हैं जो 4 महीने 6 महीने मुश्किल से, ये समझिए कि मार्च से लेकर अगस्त के बीच की घटनाक्रम के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। तो बड़ा रोचक है। उसमें माउंटबेटन की क्या भूमिका रही। अंग्रेज, माउंटबेटन तो थे ही थे, कांग्रेस के लोग नेहरू पटेल जिन्ना, नेहरू पटेल और गांधी, इन लोगों की क्या भूमिका रही, जिन्ना और लियाकत की क्या भूमिका रही, ये सब चीज़ें हम धीरे धीरे इसमें आगे बढ़ेंगे। और गांधी जी आज़ादी के समय क्या कर रहे थे ये भी आपको बताएंगे। तो बहुत ही रोचक अगले आने वाले अंक होने वाले हैं। इनमें भारत का विलय, राजाओं के पैंतरे, माउंटबेटन की सहानुभूति थोड़ी हिंदुस्तान के साथ, ये सारी चीज़ें हम एक एक करके खोलेंगे। आज बस इतना ही। नमस्कार।